नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। उत्तराखंड राज्य में 2013 की तबाही का दर्द अभी तक लोगों के जहन में जिंदा है। तो वहीं पर रविवार को जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर से साल 2013 के जख्मों को खरोच दिया है। आपको ये भी बता दें कि रविवार को जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से बड़ा हादसा हुआ और इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं पर 200 से ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने कई इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो वहीं पर प्रदेश की नदियां भी ग्लेशियर फटने के बाद में उफान पर है। हम आपको बताते हैं कि उत्तराखंड बीते 3 दशकों के दौरान कितनी ही प्राकृतिक आपदा अब तक झेल चुका है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की आपदाओं पर एक नजर। वर्ष 1991 में उत्तरकाशी भूकंप ने लोगों को हिला कर रख दिया था। इस आपदा में कम से कम 768 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं हजारों घर तबाह हुए थे। वर्ष 1998 में पिथौरागढ़ जिले का छोटा सा गांव मालपा भूस्खलन के चलते हुआ था बर्बाद। इस मालपा भूस्खलन से गिरे मलबे के चलते शारदा नदी बाधित हुई थी। वर्ष 1999 में चमोली जिले में आए 6.8 तीव्रता के भूकंप ने मचाई थी तबाही। इस भूकंप ने 100 से भी अधिक लोगों की जान ली। पड़ोसी जिले रुद्रप्रयाग में भी हुआ था भारी नुकसान। जून 2013 बादल फटने से आई थी त्रासदी, जिसके चलते भारी बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई। राज्य सरकार के आकलन के मुताबिक 5,700 से भी अधिक लोग इस आपदा में जान गंवा बैठे थे। एक बार फिर उत्तराखंड में आई आपदा से देश में हलचल मची है। 2013 में केदारनाथ में आई भीषण त्रासदी के बाद अब उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से फिर से भारी तबाही मची। ग्लेशियर फटने के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी का भी माहौल है और इस घटना के कारण देवप्रयाग से हरिद्वार तक हाई अलर्ट जारी किया गया। जोशीमठ में आई इस भयंकर आपदा से स्थानीय लोगों के मुताबिक बाढ़ का दृश्य कुछ ऐसा दिख रहा था कि जैसे कि जून 2013 में केदारनाथ त्रासदी के दौरान दिखा। केदारनाथ धाम में साल 2013 में 13 से 17 जून के बीच भारी बारिश के बाद यहां का चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया था। उत्तराखंड हिमस्खलन के लिए सबसे सरल इलाका है। चमोली आपदा में यहां काफी नुकसान हुआ और कई लोग अभी भी लापता हैं। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी तपोवन पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। तो उन्होंने अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जी एक एक मिनट इस सारे उस पर नज़र लगाए हुए हैं और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी का मिल रहा है। गृह मंत्री जी अमित भाई लगातार हर आधे घंटे में इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और निर्देश भी मिल रहे हैं उनके। तो मैं सोचता हूं कि भारत सरकार पूरी ताकत के साथ, और जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला कि पूरा देश और पूरी सरकार इस आपदा में उत्तराखंड के लोगों के साथ है और इस यहाँ पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो उनके द्वारा भी ट्राई किया जा रहा है अंदर जाने के लिए। और इसके अलावा जो हमारे 13 गांव उधर के साइड में कट ऑफ हैं जिस ब्रिज टूटने से, उनका भी रेस्क्यू शुरू हो चुका है। उनको भी जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। मेडिकल टीम भी हमारी पहुंच चुकी है और जो इधर उधर कहीं पहाड़ पे भी लोग फंसे हैं उनको भी रेस्क्यू हेली के माध्यम से किया जा रहा है। वो अभी एग्जैक्ट सूचना जब तक हमारे पास नंबर्स नहीं आ जाएंगे, जब तक हम उन लोगों से नहीं पहुँच पाएंगे, तब तक ऑथेंटिक रूप से कहना मुश्किल है। फिलहाल चमोली में कुदरत की तबाही के बाद जिंदगी बचाने का मिशन जोर शोर से जारी है। सरकार और प्रशासन का कहना है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को सकुशल निकालने का प्रयास जारी है। न्यूज इंडिया के लिए देहरादून डेस्क की रिपोर्ट। जो हिमालय में ग्लेशियर्स हैं तो उसमें एक टर्म्स होते हैं एवलांच, तो उसमें जब वो अनबैलेंस्ड हो जाता है किसी वजह से, जैसे यहाँ पर अभी जो चमोली के उत्तराखंड में जो जोशीमठ से ऊपर आपदा आई, तो इसमें यही हुआ है कि एकदम से 3-4 दिनों में बहुत ज्यादा हैवी स्नो हो गया।
तो एक नीचे जो लेयर थी, जो ओल्ड स्नो वाली लेयर थी, वो उसके और उसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। जो फ्रेश स्नो है उसका टेम्परेचर कम होता है कंपेरेटिवली, और जो नीचे होता है तो उसमें मेल्ट हो जाता है, तो मेल्ट से एक लो वेलोसिटी लेयर बन जाएगी, तो वो उसे मूव करने में फैसिलिटेट करती है। तो वहां यही हुआ कि उसने तेजी से उसे फैसिलिटेट किया और वो पूरा मूव कर गया एक साथ। और मूव करने से जो डैम था उसने इतना, इवन दो मुझे लगता है कि डैम के दरवाजे उस समय बंद रहे, और इसलिए इस वजह से उसने प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी। देखिए, और जो हिमालय में वाडिया संस्थान ने बहुत सारी लेक्स को आइडेंटिफाई किया है, उनके पीछे यदि इस तरह का कोई सिनेरियो है जहां पर यदि बहुत हैवी स्नो है तो उसके चांसेस तो एवलांच के बनेंगे ही, और ये फाइंड आउट करना पड़ेगा वो उससे कितनी डिस्टेंस पर है, और यदि वो उसमें फ्लैश होता है उसका एवलांच के थ्रू स्नो, तो वो फ्लैश कर सकती है, हिमालय में सुनामी आ सकती है। तो हमें उन लेक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो वल्नरेबल लेक्स है उन्हें आइडेंटिफाई कर उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो कोई बड़ा अर्थक्वेक सपोज 8 मैग्नीट्यूड से ज्यादा का आ गया और एक्सेलरेशन 1G से एक्सीड कर गया, तो सारा पानी हवा में आ जाएगा और सुनामी आ जाएगी पहाड़ पर, तो हमें उससे भी बचना होगा। तो ये सारे प्रोटेक्शन हमें, इवन गवर्नमेंट पूरी तरह से सजग है, वो कर रही है। चमोली जिले के जोशीमठ में स्थित रैणी गांव एक बार फिर से चर्चाओं में है, और ये वही गांव है जहां पर उत्तराखंड की महिला गौरा देवी ने चिपको आंदोलन की शुरुआत करी थी। और ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन था कि इस आंदोलन में 27 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। गौरा देवी के उस आंदोलन के सामने तत्कालीन सरकार को झुकना पड़ा था और पेड़ों के कटान का निर्णय वापस लिया गया था। लेकिन अब ग्लेशियर टूटने से आई आपदा ने केदारनाथ जैसे जख्मों को एक बार फिर से हरा कर दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले में जल प्रलय ने रैणी गांव में सब कुछ तबाह कर दिया है। ऋषिगंगा में 13.2 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को धौली नदी में आई बाढ़ अपने साथ ही बहा ले गई। सैलाब ऐसा था कि परियोजना का नामो निशान तक नहीं बचा। रैणी गांव में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा के कारण टनल में कई श्रमिक फंसे, जहां जवानों ने हिम्मत दिखाई और मानो टनल में फंसे लोगों को एक नई जिंदगी मिली। जोशीमठ ब्लॉक मुख्यालय से करीब 26 किलोमीटर दूर स्थित रैणी वही गांव है जहां से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। रैणी गांव की गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों को बचाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं और लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे जाकर चिपक गए थे। चिपको आंदोलन ने पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। पर्यावरण संरक्षण का जिस भूमि से पूरी दुनिया को संदेश मिला था वो था रैणी गांव। इस आंदोलन में चमोली के दूरस्थ क्षेत्र में बसा रैणी गांव न सिर्फ देश के नक्शे पर उभरा, बल्कि ये चिपको आंदोलन भी दुनिया भर में मशहूर हो गया। करीब आधी सदी के बाद ये गांव एक बार फिर से आज चर्चा में आया है, और इसके मशहूर होने का कारण इस बार केदारनाथ पार्ट 2 की आपदा है, जिसमें ग्लेशियर टूटने से भयंकर आपदा आई और न जाने कितने लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार सर्च अभियान जारी है। आपको बता दें कि अब तक करीब 14 शव बरामद किए जा चुके हैं। तो वहीं ग्लेशियर टूटने का कारण जानने के लिए वैज्ञानिक भी अब शोध शुरू कर चुके हैं। तो वहीं पर्यावरणविद के अनुसार प्रकृति से छेड़छाड़ करना भी आपदा आने का कारण बताया जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए देहरादून डेस्क की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य भले ही छोटा सा प्रदेश हो, लेकिन ये छोटा सा राज्य कई बड़ी आपदाओं का गवाह यहाँ पर रहा है। साल 2013 में आई दिव्य आपदा के जख्म जहां अभी तक भरे भी नहीं थे, तो वहीं अब चमोली के रैणी गांव में आई आफत ने अपनों को एक बार फिर से बिछड़ा दिया है। रोने की चीख और साथ ही राह देखती हुई आंखें अभी भी यही उम्मीद लगाए बैठी है कि उनके अपने जिंदगी की जंग जीत कर एक बार फिर से जरूर उनसे मिलेंगे। उत्तराखंड में 2013 में आई दैवीय आपदा के जख्म अभी भरे भी नहीं थे, तो वहीं चमोली के रैणी गांव में प्रकृति के तांडव ने एक बार फिर उत्तराखंड के जख्मों को हरा कर दिया। 2013 में जिस तरह से अपनों के बिछड़ने का जख्म अभी भूले भी नहीं थे,
कि एक बार फिर यही दर्द देवभूमि में झलक उठा है। इस कहर ने किसी के पति तो किसी के पिता को ही उनसे दूर कर दिया है। आप भी सुनिए दर्द की वो दास्तान जिसको सुनकर आपकी भी आंखें छलक उठेंगी। मेरा तो बहन का जवाई है जो अंदर अभी तक टनल में फंसे हैं और ये घटना लगभग सुबह 9-10 बजे की बात है और कंपनी की तरफ से भी और हो सकता है प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी ढिलाई हुई है, जबकि 11 बजे से सर्च अभियान शुरू होना चाहिए था, जो कि 2:30 बजे यहाँ पे मशीनें चालू हुई। तो 2:30 बजे मशीनें चालू होने का मतलब है इतना लेट हो गया। अगर उसी समय से चालू करते तो अब तक हालात काबू में होते। यहाँ काम कर रहा था तो उनका अभी कोई पता नहीं है, वो सुरंग के अंदर ही फंसे पड़े हैं। तो हम अभी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। रविवार की सुबह जिस समय ग्लेशियर टूट कर गिरा उस समय की तस्वीरें टीवी में तो सभी ने देखी, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी थी जो इस भयानक मंजर की गवाह बनी, जिन्होंने प्रकृति के इस तांडव को बेहद करीब से देखा। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो वो मंजर ऐसा था जैसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पानी का वो तांडव और मलबे की ऐसी लपटें कि बड़ा पहाड़ भी अपने आगोश में भर ले। आप भी सुनिए प्रत्यक्षदर्शियों के मुंह से वो दास्तान जिसको सुनकर आप भी उस मंजर की परिकल्पना करके खौफजदा जरूर हो जाएंगे। कंपनी में करीबन 8 महीने से काम कर रहा हूँ। तो कल वैसे संडे की छुट्टी थी तो हम लोगों को बोला गया कि तुम लोग यहाँ काम कर लो। तो हम लोग यहाँ काम करने आए जैसे ड्यूटी के लिए। तो 10:30 बजे हम अंदर ड्यूटी नौकरी करते अपनी काम कर रहे थे। तो जैसे 10:30 बजे हुए तो बाहर से आवाज़ आई, हम अंदर थे। करीबन 5 मिनट पहले लाइट चली गई तो मशीनें बंद हो गई। मशीनें बंद हो गई तो आवाज़ नहीं आई तो सुनाई, मतलब पूरा सुनसान हो गया तेरा। तो उस ऊपर से गाँव वाले की आवाज़ आई, किसी सिटी मारी कि भागो भागो बाढ़ आ गई। जिस हमने सुना कि बाढ़ आ गई तो देखा बाहर आ गई, कहाँ से बाढ़ आई है, क्योंकि हमारा जब बैग पीछे था वो पूरा एरिया, हम आगे के लिए भाग रहे थे तो पीछे देखा कि ये बाढ़ आ कहाँ से रही है। तो ऊपर गांव वाले चिल्लाते कि भागो भागो बाढ़ आ गई यार भागो। तो हम जैसे आगे आए तो फिर पीछे मुड़ के देखा ये बाढ़ कहाँ से आ रही है। जैसे पूरा पलटा मारा था, पूरा पानी का इतना बहाव था कि उसमें चाहे कोई भी आ जाए पूरा समझ आता था। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार आपदा का केंद्र माने जाने वाला उत्तराखंड वैसे तो एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन इस छोटे से प्रदेश ने कई बड़ी आपदाओं का डटकर सामना किया है और अभी भी उत्तराखंड कुछ इसी दौर से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शासन से लेकर प्रशासन तक और केंद्र से लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आपदा से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो वही अब देखना यह होगा कि कुदरत के दिए ये जख्म अब कब तक भरते हैं। अपने सहयोगी गंभीर बिष्ट और आशीष दीवान के साथ मैं प्रीति गौड़, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही में अब तक 19 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है और इस तबाही के बाद से करीब 170 लोग अभी तक लापता हैं। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और साथ ही एसडीआरएफ की टीमें लगातार यहां पर बचाव कार्य करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर न्यूज़ इंडिया संवाददाता गंभीर बिष्ट ने भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। घटना स्थल तपोवन में जिस प्रकार से कल जो आपदा आई थी, जिससे कि यहाँ पर कई मतलब हमारे जो वर्कर थे जो टनल के अंदर फंस गए थे और आज भी वो उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है और अभी तक 34 जो वर्कर्स हैं, लगता है वैसे 35 से ऊपर जो है कि इसमें संख्या बताई जा रही है, वो अभी भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए अभी भी जो है कि पूरे जोर जबरदस्ती जो कार्य चल रहा है और यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है उन्हें बाहर निकालने के लिए, जिससे कि यहाँ पर प्रशासन का, शासन का और यही नहीं केंद्र से जो है केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री भी यहाँ पर, निशंक जी भी यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने भी जो है यहाँ का जायज़ा लिया है और उनका भी यही कहना है कि कोशिश हमारी यही है कि शाम तक नहीं तो जो है कि कल सुबह तक हम जो है जो बचे हुए टनल के अंदर जो फंसे हुए जो वर्कर्स हैं उनको बाहर निकालें, सुरक्षित बाहर निकालने का हमारा प्रयास रहेगा। गंभीर सिंह बिष्ट, न्यूज़ इंडिया, ग्राउंड जीरो, तपोवन।
तो आपको बता दें, जिस तरीके से आपने देखा तमाम रिपोर्ट्स अभी आपको दिखाई गई है और उनमें देखा किस तरीके से उत्तराखंड जो है वो लगातार तबाही का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। हमेशा इस तरह की खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि उत्तराखंड जो है वो किसी न किसी दशक में यहाँ पर आपदा आती रहती है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से फिलहाल उत्तराखंड में हालात बने हुए आपदा के बाद से क्या कुछ स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं, इन सबको जानने के लिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल गर्ग और प्रियंका हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कल से हम लगातार इस मुद्दे को लेकर बातचीत करते हुए आ रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आ रहा है, आपके पास जानना चाहेंगे। ताजा आंकड़ों की बात करें या फिलहाल वहां पर जो कुछ स्थितियां बनी हुई है, क्या कुछ कामकाज वहां पर लोगों को निकालने के लिए किया जा रहा है, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल प्रीति, मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि लगातार जो टीमें हैं वो अपना रेस्क्यू अभियान चलाए हुए हैं और जो टनल है उसके अंदर तक जा चुके हैं। हमारे जो जवान हैं, 300 से ज़्यादा जवान वहाँ पर लगे हुए हैं। एयरफोर्स के जो जवान हैं वो वहाँ पर लगे हुए हैं। SDRF NDRF की टीमें जो हैं वो लगातार काम कर रही हैं और अभी तक के जो आंकड़े हैं उसमें 19 जो शव हैं वो बरामद हुए हैं और लगभग 20 लोगों को सकुशल बाहर निकाला भी गया था। और अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग लगभग 200 लोग अभी भी लापता हैं, जिसको अभी भी सर्च अभियान के द्वारा ढूंढा जा रहा है। और लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार जो केंद्र के मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक भी आज वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया कि क्या अभी हालात हैं और टनल में अभी कितने लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चल पाया कि 25 से 30 जो लोग हैं वो अभी भी टनल के अंदर हैं। प्रीति, सरकारी सहायता की अगर विशाल यहाँ पर बात करें तो सरकार की ओर से जो मृतक है, जो घायल हुए हैं, उनको लेकर क्या कुछ सहायता की यहाँ पर बात कही गई है? और फिलहाल जो लोग घायल हैं, जिन्हें बचवा लिया गया है, उनकी क्या कुछ स्थिति है, उनसे अगर आपकी बातचीत हुई हो? बिल्कुल प्रीति, हमारे जो रिपोर्टर हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे हैं और इसी को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि जो हमारी राज्य सरकार है उन्होंने मृतक परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है और साथ ही जो हमारे केंद्र से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रिलीफ फंड है उससे भी 2 लाख रुपए जो मृतक के परिजन हैं उनको देने की जो बात है वो कही गई है। और साथ ही जो व्यक्ति जो इंजर्ड हैं उनको भी 50,000 रुपए देने की इसमें बात कही जा रही है। तो लगातार जो आपदा के क्षेत्र हैं में काम किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है कि किस तरह से जो आपदा है उसको कैसे निपटा जाए और क्या क्या कुछ हो सकता है। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 20 करोड़ रुपए जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट को दिए हैं ताकि आपदा से हम बचाव कार्य जुटा सकें और लोगों की जिंदगी को बचा सकें। साथ ही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 13 गांव का संपर्क जो है वो टूट चुका है, तो कहीं ना कहीं उनमें जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसको लगातार वॉच भी कर रहे हैं। प्रीति जी बिल्कुल विशाल, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो भी तत्परता के साथ यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। तमाम लोगों को निकाला जा रहा है और सरकार जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से लोग जो है वो परेशान है, जो भय उनके अंदर है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के अंदर कम होता हुआ नजर आए। विशाल, दोबारा आपका रुख करेंगे। प्रियंका, आपके पास आना चाहूंगी। कौन कौन सी ऐसी जगह प्रियंका जहाँ पर आप गए, आपने देखा, क्या कुछ वहाँ हालात बने हुए थे, क्या कुछ आप दर्शकों को बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए न्यूज़ इंडिया कल से लगातार ग्राउंड जीरो में उतरकर नज़र रख रहा है, स्थितियों का यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है और तमाम हमारे पास यहाँ पर अपडेट आ रही है कि क्या है स्थिति। हमारे रिपोर्टर गंभीर बिष्ट मौके पर है, उन्होंने वहाँ की स्थिति का जायज़ा लिया कि किस तरीके के बचाव NDRF SDRF और जो वहाँ पर किस तरीके से बचाव कार्य में जुटे। अभी भी जो NDRF SDRF के मानित अनुसार 40 से 50 लोग टनल के अंदर फंसे हैं, उन्हें बचाने का कार्य लगातार जारी है। और यहाँ समय समय पर केंद्रीय मंत्री अभी आज हाल में ही निशंक रमेश पोखरियाल निशंक जी मौके पर पहुंचे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। यहाँ के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत मौके पर गए, सांसद तीरथ सिंह रावत मौके पर गए, स्थिति का यहाँ पर जायजा लिया कि किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, बचाव कार्य किए जा रहे हैं यहाँ पर। और खुद सूबे के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मॉनिटरिंग करेंगे किस तरीके की यहाँ पर स्थिति है
और अभी हमारे पास हाल में अपडेट आया है, सीएम त्रिवेंद्र ने ट्वीट किया है कि उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो जो प्रभावित क्षेत्र हुए हैं इस आपदा में वो उनके प्रवास करेंगे, वहां जाएंगे, स्थिति का यहाँ पर वो जायजा लेंगे। जी प्रियंका, देखिए ये बात तो है कि जो जो लोग इस आपदा की चपेट में आए हैं वो तो सीधी सी बात है इस वक्त काफ़ी परेशान होंगे, काफ़ी सदमे में भी होंगे, लेकिन अगर आम लोगों से आपकी बात हुई हो उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली आपदा है, उत्तराखंड तमाम ऐसी आपदाओं को झेलता हुआ आ रहा है। उन लोगों का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड है जो वो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार आपदा का केंद्र रहा है। यहाँ पर समय समय पर जो है आपदाएं आती रहती है। खासकर अगर बात की जाए, अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी कि कब कब उत्तराखंड में आपदाएं आई है। उत्तराखंड में साल 1999 में चमोली में भूकंप आया था, जिसमें कई 100 से अधिक लोगों की जानें गई थी, जिसका नुकसान रुद्रप्रयाग जिले को भी हुआ है। यहाँ पर 1991 में उत्तरकाशी जिला है, वहाँ भूकंप आया था, इसमें भी कई लोगों ने जानें गंवाई, घर तबाह हुए थे। और साथ ही 2013 के जो जख्म है, ये तो हर कोई जानते हैं कि किस तरीके की आपदा यहाँ पर आई थी। लोगों में आज भी उसका जो डर और जो है सहमे है, लेकिन अब एक बार फिर इस तरीके की आपदाई, लोगों में डर का माहौल भी है, साथ ही अपनों को खोने का यहाँ पर गम है लोगों में। क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी जनपद के लोगों की यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर भूस्खलन होना या फिर भूकंप आना ये अक्सर आते हैं। बरसाती सीजन में ज़्यादा भयावह स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। और हाल में ही जिस तरीके का अभी यहाँ पर आपदा आई है, तो कहीं ना कहीं लोग इस आपदा से डरे सहमे जरूर है। बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा कि वाकई लोग जो हैं वो अभी तक काफ़ी डरे हुए हैं। और जिस तरीके से आपने आंकड़े बताए कि कौन कौन से साल ऐसे हैं जहां पर उत्तराखंड को तबाही का सामना करना पड़ा है। विशाल, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से प्रियंका ने कहा कि वाकई लोग डरे हुए हैं और बहुत दिन भी लग जाएंगे इस पूरी स्थिति को सामान्य होते होते। अब सवाल ये है कि भूगर्भ वैज्ञानिक जो है, अगर उनसे आपकी बात हुई हो, क्या कुछ उनका मानना है, क्या कुछ उन्हें लगता है, क्या कुछ ऐसा केंद्र है जिसकी वजह से यहाँ पर अमूमन इस तरह की आपदाएं देखने को मिलती हैं? और बिल्कुल प्रीति, मैं बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिक भी लगातार शोध कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ये वजह रही कि जो इतनी बड़ी त्रासदी है वो आ गई। क्योंकि जिस तरह से हम लगातार वो वॉच कर रहे हैं कि एक बड़ी आपदा जिसने अभी तक लगभग 200 से ज़्यादा लोग लापता हैं, ऐसी आपदा जो आ गई है उससे निपटने के अभी प्रयास तो किए जा रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिक भी जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें शायद थोड़ा समय उनको लगेगा ये जानने के लिए कि क्या वजह रही जो इतना भारी नुकसान जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। हमारे काफ़ी जो जवान हैं वो लगे हुए हैं इस रेस्क्यू करने में। तो लगातार सामान्य स्थिति होने में अभी 1 से 2 दिन का वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हालात अभी नियंत्रण में है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सूबे के मुखिया भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पैनिक ना फैलाए और स्थिति को सामान्य किया जा रहा है। और साथ ही हर छोटी से छोटी चीज़ों पर जो है वो निगरानी बनाई हुई है। साथ ही जिनका जो गाँव है, जिनका जिलों से कनेक्शन कट चुका है, उनको जो है वो चीज़ें जो वो है वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जिला प्रशासन वहाँ पर मुस्तैदी से नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जैसे ही आपदा की सूचना आई तो अपना कर्णप्रयाग से लेकर के ऋषिकेश तक के सभी जो मार्ग हैं उनको भी सुचारू रूप से ये निर्देश दिए गए कि वो अपने जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ से लोगों को हटाया जाए, लोगों को सही स्थान पर पहुँचाया जाए। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि एक बड़ी आपदा का ये रूप ले सकता था, लेकिन जिस तरह से मौके में हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ पर पहुँचे और अधिकारी प्रशासन अमला वहाँ पर पूरा मौजूद रहा, NDRF, SDRF, हमारी इंडियन एयरफोर्स, तो सभी वहाँ पर पहुँचे और केंद्रीय मंत्री भी लगातार इसका जायजा ले रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करके कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे 4 बार ये पूछा है कि क्या अभी हालात हैं। साथ ही अमित शाह भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि पूरा सपोर्ट जो है वो उत्तराखंड को मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रीति, विशाल, बिल्कुल आपने सही कहा। कल की ही बात करें तो लगातार तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं उनकी ओर से भी कहा जा रहा था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया और उन्होंने भी कहा है कि जो भी यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है, इस परेशानी से दूर करने के लिए हर संभव मदद सरकार की ओर से की जाएगी। आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, बातचीत करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।